Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in today's class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे and you will be enjoying the best of your life. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है constipation and diarrhea. लेकिन इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम constipation के बारे में पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ काजेज़ जो है और मुख्तलिफ किस्म के जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है इसकी या लाइफ मैनेजमेंट है उसके बारे में। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरिया। कंस्टिपेशन आप सब जानते हैं कि क्या चीज़ है, जिसको हम उर्दू में कब्ज़ भी कहते हैं। और इसको अगर हम जनरल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कंस्टिपेशन इज़ एक्चुअली लेस बावल एवैक्यूएशन। जब लेस बावल एवैक्यूएशन हो या डिलेड बावल एवैक्यूएशन हो, पेनफुल बावल एवैक्यूएशन हो, तो इसको कहते हैं कंस्टिपेशन। मोस्टली कंस्टिपेशन की टर्मिनोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्हें कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, जिन्हें लेस बावल एवैक्यूएशन का प्रॉब्लम हो 3 to 4 days in a week. So that is what we call constipation. अच्छा, तो इसकी अगर हम बात करें इसके पिक्चर की कि क्या होता है इसमें, तो जनरली इसमें होता ही है कि हार्ट स्टूल होता है और जिसकी एलिमिनेशन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस हार्ट स्टूल की इवैक्यूएशन से एरोजन भी हो सकता है रेक्टल रूट का, या स्कैर्स वगैरह भी बन सकते हैं। तो मोस्टली आप लोगों ने शायद सुना होगा एक टर्मिनोलॉजी एनल फिशर। तो एनल फिशर में भी यही है कि जो रेक्टल रूट है उसकी एरोजन हो जाती है ड्यू टू हार्डनेस ऑफ स्टूल या फ्रिक्शन की वजह से। So these are symptoms of constipation. तो आगे चल के हम पढ़ते हैं इसके बारे में। और being constipated means your bowel movements are difficult or happen less often than normal. Almost everyone has constipation at some point in life and it's usually not serious. Still you will feel much better when your system is back on the track. तो यही कि constipation कोई ऐसी लॉन्ग प्रोलॉन्ग बीमारी नहीं है, ना कोई डिजीज़ है ये, बल्कि ये एक सिम्पटम है। और मोस्टली तकरीबन हर एक नॉर्मल इंसान को ये कभी न कभी ज़रूर फेस करना पड़ता है कंस्टिपेशन को। और सो जब कंस्टिपेशन का जो रूट काज है वो जब सॉल्व हो जाए, वो जब अवॉइड हो जाए, तो सो द सिस्टम इज़ बैक टू नॉर्मल। अच्छा, सिम्पटम्स इसकी क्या है? वो है फ्यू बावल मूवमेंट्स, ट्रबल हैविंग अ बावल मूवमेंट और स्ट्रेनिंग, hard or small stools, a sense that everything didn't come out, swollen abdomen or abdominal pain, vomiting. तो बावल मूवमेंट जो है वो कम हो जाते हैं, एवैक्यूएशन कम हो जाती है स्टूल की। इसके अलावा हार्ड या स्मॉल स्टूल होता है। और जो एब्डोमेन है, जाहिर सी बात है जब कोलोन में जो कंटेन है, फीकल कंटेन है, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, डिलेड टाइम के लिए रहता है, सो एब्डोमेन स्वेल होगा। और वॉमिटिंग भी, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है साथ साथ। तो ये कुछ थे इसके सिम्टम्स कंस्टिपेशन के। अच्छा, ये देखें, आप सबको पता है कि जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो एसोफेजियल रूट से आपका जो फूड कंटेंट है वो पास हो जाता है स्टमक में। स्टमक में प्रोसेस होके वो फिर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टल रूट के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो क्यों होता है कंस्टिपेशन? इसके रूट कॉजेज क्या है? वो है कुछ मेडिकेशंस है जो कि कंस्टिपेशन को कॉज कर सकती है। इस तरह डेली डायरी प्रोडक्ट्स जो है, मेंटल स्ट्रेस है, लैकिंग फाइबर है, लैकिंग फ्लूइड्स है, सर्जरी है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज है जो कि कंस्टिपेशन को कॉज कर सकती है। अच्छा, फर्स्ट जो है इसमें है फाइबरलेस डाइट। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसमें फाइबर्स कम है, तो
उससे भी हो सकता है ये कि कंस्टिपेशन का कंप्लेंट जो है आपको फेस करना पड़े। अच्छा, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जाहिर सी बात है फिर मूवमेंट उस तरह होती नहीं, सो फूड प्रोसेस नहीं होता। एंड ड्रग इंड्यूस्ड है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ एक, आप एंटासिड को जानते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो एज अ एंटासिड इस्तेमाल होता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अब्यूज़ होता है या मतलब मोर देन स्पेसिफाइड टाइम वो यूज़ होता है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कंस्टिपेशन। तो ड्रग इंड्यूस्ड पे ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है, ओपियाइड्स के साथ भी हो सकता है, और एंटीबायोटिक्स भी कुछ ऐसे हैं जिससे कंस्टिपेशन हो सकता है। अच्छा, ट्रैवलिंग का भी एक इफेक्ट है प्रेगनेंसी में ये है कि कंट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन का कंप्लेंट कॉमन है। अच्छा, डिहाइड्रेशन की वजह से भी देखिए, डिहाइड्रेशन कैसे, क्योंकि जो कोलोन है या जो ल्यूमन है उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है। जब कम हो जाता है वाटर कंटेंट, तो जाहिर सी बात है जो स्टूल होगा वो ड्राई होगा, वो हार्ड होगा फिर। अच्छा, इग्नोरिंग अर्ज टू हैव बावल मूवमेंट, अक्सर लोग होते हैं कि वो बावल मूवमेंट को अवॉइड करते या डिले करते या होल्ड करते हैं। तो अगर रिपीटडली यही होता है तो फिर जो रिदम है क्लोन का, जो एक वो है प्रोपल्जन एक्टिविटी है, प्रोपल्जन, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन का कंप्लेंट फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी है, हाइपरथायरायडिज्म, डायबिटीज़, जिसमें भी ये स्टडीज़ अवेलेबल है कि उसमें भी कंस्टिपेशन के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता क्या है कंस्टिपेशन में, तो ये है कि कोलोन एब्सॉर्ब टू मच वाटर। जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो विद इन द ल्यूमन वाटर है वो कम हो जाता है। वो जब कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो स्टूल होगा, जो फीकल कंटेंट होगा, वो हार्ड एंड ड्राई होगा। जो अगर पास होगा, एक तो ये है कि इसकी एलिमिनेशन कम हो जाएगी और पेनफुल वो होगा, फिर एलिमिनेशन हो गया उसका, जो कंस्टिपेशन के फेस में आता है फिर। अच्छा, ड्राई स्टूल, कोलोन मसल्स कंस्ट्रक्शन, कोलोन मसल्स कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता, कंट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में ही कॉमन है। अच्छा, स्टूल मूव स्लोली, जो प्रोपल्जन एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो स्टूल जो है वो स्लोली मूव करता है कि वो एलिमिनेट हो जाए थ्रू रेक्टल रूट, एंड स्लोज डाउन द पेरिस्टालसिस, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक एक रिदम है कोलोन का, वो भी स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कंस्टिपेशन के कंप्लेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ कॉमन थी काजेस, सिम्टम्स वगैरह कंस्टिपेशन के। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैक्सेटिव्स के बारे में, कि लैक्सेटिव्स है क्या चीज़ और इसमें कौन कौन से क्लासेस इंक्लूडेड है। फिर हम एक एक क्लास को, एक एक ड्रग की क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, लैक्सेटिव्स में देखिए, लैक्सेटिव का जनरल काम क्या है ये आप समझे, कि ये स्टूल के हार्डनेस को डिक्रीज करता है। जितनी भी लैक्सेटिव्स हम पढ़ेंगे ये सब जो है स्टूल के हार्डनेस को डिक्रीज करता है, और इसकी मूवमेंट को, जो प्रोपल्जन एक्टिविटी या जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इसको इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, लैक्सेटिव्स के लिए एक और टर्म भी यूज किया जाता है, वो है एपेरियंस। तो एपेरियंस और लैक्सेटिव्स एक ही चीज है। अच्छा, इसमें जो क्लासेस इंक्लूडेड है वो है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, ऑस्मोटिक पगेटिव्स एंड स्टिमुलेंट पगेटिव। शुक्रिया। तो ये 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो कि लैक्सेटिव्स के क्लास में इंक्लूडेड है। लेकिन देखिए, इसमें जो मेजर चीज़ें हैं, उनका कोई इस तरह फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता कि उनके कोई स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स है या वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, बल्कि इनकी मोस्टली जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकली एक्शन करके ये कंस्टिपेशन को रिलीव करती है। हम आगे जाके जब क्लास को पढ़ेंगे, तो उसमें आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो समझ है, वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा,
अच्छा, नेक्स्ट है हम कंपैरिजन पढ़ते हैं कि लैक्सेटिव और परगेटिव्स में क्या फ़र्क है। हम ऑलरेडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जैसे कि फार्माकोग्नोसी में हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। इनके जो एग्जांपल्स है, इनके जो एक्सप्लेनेशंस है, लेकिन चलिए मैं इधर भी रिपीट करता चलूँ आप लोगों को। देखिए, लैक्सेटिव का जो अल्टरनेट नेम है या जो अदर नेम है वो है एपेरिएंट, और परगेटिव का जो अल्टरनेट नेम है वो है कैथार्टिक। तो अगर कहीं पर आ जाए कि एपेरिएंट और कैथार्टिक्स को एक्सप्लेन करे या इसके डिफरेंस को बताए या कुछ भी आ जाए इस तरह, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। अच्छा, एपेरिएंट या लैक्सेटिव जो है ये माइल्ड इन एक्शन होते हैं। इसका जो एक्शन है वो ऑप्टिमम होता है, वो नॉर्मल होता है, वो कोई इस तरह का एग्रेसिव एक्शन नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर हम परगेटिव या कैथार्टिक्स की बात करते हैं तो इसका जो एक्शन है वो होता है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर इन नेचर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो परगेटिव्स है या कैथार्टिक्स है ये स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव है। तो अपेरेंस या लेक्सेटिव जो है ये स्टूल को सॉफ्टन कर लेती है, सॉफ्ट बना देती है स्टूल को। और जो परगेटिव्स है ये स्टूल को वाटरी इन नेचर बना देती है, जो इसका जिसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो वाटरी इन नेचर होगी। अच्छा, फॉर्म स्ट्रक्चर जो लैक्सेटिव अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म्ड होगा, वो प्रॉपर शेप में होगा। बल्कि जो परगेटिव से जाहिर सी बात है, अगर स्टूल वाटरी इन नेचर है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफॉर्म्ड होगा। अच्छा, इसके अलावा जो लैक्सेटिव्स है वर्किंग स्मॉल डोज, तो इसका जो ये जो काम करता है अपना स्मॉल डोज में भी अच्छी तरह काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड परगेटिव्स जो है ये हायर डोजेस में रिक्वायर्ड होते हैं अपना परगेटिव या स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एक्शन दिखाने के लिए। सो ये था कुछ रेयर सा डिफरेंस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं कि हाउ डू लैक्सेटिव्स वर्क। ये लैक्सेटिव्स जो है ये कैसे काम करते हैं। जब आप लैक्सेटिव्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये कैसे आपके कोलोन पर, आपके ल्यूमेन पर या आपके इंटेस्टिन्स पर अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं और स्टूल को कैसे सॉफ्ट बना देते हैं। अच्छा, अच्छा देखिए, जो भी हमने पढ़ा लैक्सेटिव एपिडेंट्स या परगेटिव्स कैथार्टिक्स, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो यही है कि ये जो है आपकी ल्यूमेन में, आपके कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर कंटेंट को बढ़ा देती है। जब वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देती है तो स्टूल जो है जाहिर सी बात है रिजल्टेंटली वो सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, all laxatives, purgatives increase water content in the lumen, so we already discussed it. Perform hydrophilic and osmotic action. देखिए, perform hydrophilic, हाइड्रोफिलिक हमने पढ़ा भी है फार्मास्यूटिक्स में, लेकिन चलिए मैं फिर से बताता चलूँ, आप वर्ड्स की मीनिंग पे चले कि हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, सो इट मीन्स वाटर लविंग। तो ये जो लैक्सेटिव्स है या पगेटिव्स है तो ये वाटर लविंग इन नेचर है, वाटर लविंग इन नेचर है, सो इट्स मीन्स कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और ऑस्मोटिक एक्शन मीन्स कि ये वाटर को रिटेन करते हैं ल्यूमेन में। तो इन एक्शंस के जरिए ये अपना काम कर देती है लैक्सेटिव एंड परगेटिव एक्टिविटी। अच्छा, एक्ट ऑन इंटेस्टिनल म्यूकोजा। अच्छा, ये जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पर इसका क्या एक्शन है। देखिए, इंटेस्टाइन जो है म्यूकोजा ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो जो नेट वाटर है ल्यूमेन में वो कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड होता है, इसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो जो लैक्सेटिव्स परगेटिव्स है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा पर अपना एक्शन करता है, और जो ये नेट रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। तो रिजल्टेंटली ल्यूमेन में या लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वाफर मकदार में अवेलेबल होता है। सो जो स्टूल है वो नॉर्मल होता है और नॉर्मली पास आउट होता है। इंक्रीज फोर्स्ड प्रोपल्जन एक्टिविटी। तो ये जो लैक्सेटिव्स है या परगेटिव्स है ये प्रोपल्जन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। प्रोपल्जन एक्टिविटी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी
कि जो कोलोन है या जो पेरिस्टालसिस है ये कैसे अपना एक्शन करते हैं। तो देखिए प्रोपल्जन आप लोगों ने टूथपेस्ट तो देखा होगा, जब आप मॉर्निंग में या इवनिंग में टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आप इसको इस तरह प्रेस करते हैं, नीचे से प्रेस करते हैं ताकि जो अच्छा, I'm extremely sorry, extreme apology for inconvenience। पता नहीं कोई टेक्निकल इशू आ रहा है एप्लीकेशन में। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोपल्जन एक्टिविटी के। तो आपको पता है जब भी आप टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं तो आप नीचे से उसको पुश करते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है और आप उसको फिर कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोपल्जन एक्टिविटी। तो ये जो लैक्सेटिव्स है या एपेरेंट्स है ये इस प्रोपल्जन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है एंड डिक्रीज व्हाट ड्यूरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखें, जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का फ्रॉम द ल्यूमेन या फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो लैक्सेटिव्स है या एपेरेंट्स है या पगेटिव कैथार्टिक्स है, ये एब्जॉर्प्शन का जो ड्यूरेशन है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो इस ड्यूरेशन को लैक्सेटिव या पगेटिव कम कर देते हैं। तो इट्स मीन्स कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो जल्दी अवेलेबल होगा ल्यूमेन में या लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर यूज। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लैक्सेटिव्स एंड पगेटिव्स। अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं लैक्सेटिव्स की क्लासिफिकेशन को कि कौन कौन से क्लासेस इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास है वो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में इंक्लूडेड है डाइटरी फाइबर्स, साइलियम, ब्रेन एंड एस्पेगोल। इसके अलावा जो सेकंड क्लास है वो है स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर में इंक्लूडेड है डोकोसेट्स एंड लिक्विड पैराफिन। जो थर्ड क्लास है उसमें इंक्लूडेड है पगेटिव, ऑस्मोटिक पगेटिव्स। तो ऑस्मोटिक पगेटिव्स में फर्दर इंक्लूडेड है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। actually magnesium hydroxide and milk of magnesia, these both are same things, sodium phosphates, lactulose and polyethylene glycol। जो फोर्थ क्लास है लैक्सेटिव्स का वो है ऑस्मोटिक पगेटिव, जिसमें इंक्लूडेड है बिसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, सिना, कैस्केरा सिगरेटा, प्रिकल्पोराइट एंड ल्यूबिप्रोस्टोन। तो ये फोर्थ क्लासेस है लैक्सेटिव्स के। और सॉरी मैंने इधर नंबरिंग की नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए क्योंकि मैं हमेशा से लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये बताता रहता हूँ कि आप जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो एक तो ये है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, आप बिल्कुल एक सीरीन माहौल में बैठें। जब भी आप लेक्चर अटेंड करते तो अपने पास एक नोटबुक, पेपर या पेन ज़रूर रखें ताकि ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें जो अक्सर मैं मिस कर देता हूँ स्लाइड में मैं मेंशन नहीं करता, तो वो आप अपने पास मैन्युअली नोट करें ताकि आपको बाद में समझने में कोई मसला ना हो। तो अभी देखिए इधर मैंने इट्स माय मिस्टेक कि मैंने इधर नंबरिंग नहीं की है, मैंने क्लासेस स्पेसिफाई नहीं की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट क्लास जो है वो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में फिर ये 4 कंटेंट्स हैं, बल्कि 3 कंटेंट्स है क्योंकि साइलियम और स्वेकोल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। अच्छा, सेकंड जो क्लास है वो स्टूल सॉफ्टनर्स, थर्ड क्लास है ऑस्मोटिक पगेटिव्स एंड फोर्थ क्लास है अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो फोर्थ क्लास है ये है स्टिमुलेंट पगेटिव। चले, आई विल करेक्ट इट विद टाइम। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों का ये जो लेक्चर है कंस्टिपेशन का, मुझे एक क्वेरी आ गई चैट बॉक्स में कि ये कौन से टॉपिक से है सिलेबस में। तो देखिए ये आपके सिलेबस में जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फार्माकोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये उसमें आता है। जिस तरह हमने और ये पेप्टिक अल्सर वगैरह वो पढ़े, इस तरह कंस्टिपेशन भी है, डायरिया भी है। ये
इसी में इंक्लूडेड है, इसी क्लास में। अच्छा, ये जो क्लास है ये है स्टिमुलेंट पगेटिव। अच्छा, एक और आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हम अब एक एक क्लास को पढ़ेंगे, एक एक ड्रग के एक एक कंपोनेंट के मैकेनिज्म को बाकायदा पढ़ेंगे। ये अभी जस्ट क्लासिफिकेशन थे। अच्छा, ये आप याद रखें, बल्कि बिल्कुल नोट करें अपने पास कि जितनी भी लैक्सेटिव्स हैं ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं होते, और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑस्मोटिक पगेटिव्स है, these are totally contraindicated in pregnancy। इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते आप प्रेगनेंसी में। ऑस्मोटिक पगेटिव्स नोटेड। अच्छा, जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो स्टिमुलेंट पगेटिव्स है, जिसमें से ये सेना इंक्लूडेड है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फार्माकोग्नोसी में पढ़ाया हुआ है कि सेना जो है ये एंथ्रक्विनिन का जो क्लास है उससे बिलोंग करता है, और इसमें सेना आता है, कैस्केरा सेग्रेडा आता है। एंथ्रक्विनीन्स अगर आपको याद नहीं है तो ग्लाइकोसाइड तो याद होगी आपको, तो ग्लाइकोसाइड के क्लास से ही बिलोंग करती है। इसके अलावा इसमें ये जो बेसाकोडाइल और सोडियम पिकोसल्फेट्स हैं, तो ये बिलोंग करती है डाइफेनाइल मीथेन ग्रुप से। इस तरह जो प्रुकलप्राइड है, तो प्रुकलप्राइड आपको आपको मैंने पढ़ाए हुए 5:4 इंटागोनिस्ट, सॉरी 5:3 इंटागोनिस्ट। तो उसमें जो सेकंड था, जो कि हमने फिर नहीं पढ़ा क्योंकि हमारी ज़रूरत ही नहीं थी अभी, तो वो था 5:4 इंटागोनिस्ट, जिसमें इंक्लूडेड है प्रुकलप्राइड। बस क्लास से ज़्यादा ठीक है। अच्छा, ये जो ल्यूबिप्रोस्टोन है तो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो जो फर्स्ट क्लास है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स का, वो है लैक्सेटिव का फर्स्ट क्लास है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव या एजेंट्स। तो इसको यूज़ किया जाता है, स्मॉल डोज में भी यूज़ किया जाता है और इसको लार्ज डोज में भी यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि ये जो वॉल्यूम है, जो वाटर का या जो फीकल कंटेंट का वॉल्यूम है, इसको बढ़ा देता है। क्योंकि वाटर को जब बढ़ा देता है तो ऑलरेडी वो डिफ्यूज हो जाता है फीकल कंटेंट में, तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसकी डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये जब भी वाटर के साथ कंबाइन होता है तो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ये हाइड्रोफिलिक है और इसका ऑस्मोटिक एक्शन भी है। तो जो वाटर को अट्रैक्ट कर देता है अपनी तरफ, तो फिर उस वाटर को रिटेन भी करता है। तो जब रिटेन करता है तो इसका जो मास है फीकल कंटेंट का, वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो इसका ये भी हमने पढ़ा कि इस ये इंक्रीज करता है प्रोपल्जन एक्टिविटी को। तो मास बढ़ गया उसका वाटर कंटेंट की वजह से, तो प्रोपल्जन एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इजी एलिमिनेशन होगी फीकल कंटेंट की फ्रॉम द ल्यूमेन, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू रेक्टल रूट। अच्छा, तो इसमें जो इंक्लूडेड है, इसके जो एग्जांपल्स है आप अपने पास नोट करें कि इसमें आ जाता है वेजिटेबल फाइबर्स। तो वेजिटेबल फाइबर्स जो है ये असल में है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अच्छा, कोलाइड्स क्या चीज़ है वो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन चले मैं फिर से बता दूं आपको कि कोलाइड्स वो चीज़ है जो जब भी मतलब किसी लिक्विड व्हीकल के साथ कम्बिनेशन में आते हैं तो वो एक जेलेटिन या म्यूसिलेज टाइप चीज़ बना देते हैं। तो इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अच्छा, वेजिटेबल फाइबर्स जो है हाइड्रोफिलिक कोलाइड से अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब भी फीकल कंटेंट के पास पहुंच जाते हैं तो ये उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं फीकल कंटेंट में, तो उसका मास बढ़ जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसकी इजी एलिमिनेशन हो जाती है।
अच्छा नेक्स्ट जो है वो उसमें आता है ब्रांड। अच्छा ब्रांड जो है ये आप लोग जानते होंगे, मतलब जो ग्रेन है, जो ग्रेन्स है या जो व्हीट है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कहते हैं ब्रेन। तो इसको भी यूज़ किया जाता है एज लैक्सेटिव। इसके अलावा प्लांटिगो सीड्स या साइलम एस्पेगोल, ये तीनों एक ही चीज़ है, तो इसको भी इस्तेमाल किया जाता है एज लैक्सेटिव। और ये आते हैं क्लास में बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है एंड ऑस्मोटिक इन नेचर है और प्रोपल्जन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। सो आई एम होपफुल कि ये क्लियर होगा आपका ये वाला क्लास। अगर किसी की फिर भी कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बाद में ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। अच्छा नेक्स्ट है डाइट्री फाइबर में। डाइट्री फाइबर में इंक्लूडेड है ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा ये जो ब्रेन है, इसका जो सेलुलोज पार्ट है, सेलुलोज पार्ट है वो डाइट्री फाइबर में इंक्लूडेड होता है। और भी चीज़ होती है इसके साथ, सिर्फ सेलुलोज नहीं होता। जिस तरह आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा मार्केट में अवेलेबल होते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव के नाम से मैं किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जो डाइजेस्टिव बिस्किट से अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट किया हो, तो उसमें जो मेजर कंटेंट है वो ब्रांड का होता है, और जो कि एक बेहतरीन लेक्सेटिव के तौर पे काम कर देता है। और अच्छा नेचर ऑफ ब्रेन क्या है, ये नेचर ऑफ ब्रेन यही है कि अनएब्जॉर्ब्ड सेल वॉल ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का जो अनएब्जॉर्ब्ड सेल वॉल है, सेल वॉल चूंकि एब्जॉर्ब होता नहीं, ये अनएब्जॉर्बेबल इन नेचर होता है, तो इसकी जो अनएब्जॉर्बेबल सेल वॉल है वो इंक्लूडेड होता है ब्रेन में। And vegetable food part contains cellulose, lignin, gums, pectins and glycoproteins. अच्छा ब्रेन का ये है कि ये जीआईटी को बड़े डिफिकल्ट होता है इसको डाइजेस्ट करना। तो मोस्टली इसको वाटर के साथ या किसी और लिक्विड के साथ, जूसेस वगैरह के साथ दिया जाता है। और ये चूंकि ये स्टूल को सिर्फ सॉफ्ट कर देता है, ये अपनी तरफ इसकी चूंकि कोलाइडल प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज है, तो ये अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट कर देता है, फिर उस वाटर कंटेंट को फीकल मटेरियल में ट्रांसफर कर देता है, फीकल मटेरियल के मैस को इंक्रीज करके उसको सॉफ्ट करके फिर एलिमिनेट करता है, और जिसकी वजह से कंस्टिपेशन रिलीफ हो जाती है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ और इसका नेचर। अच्छा जो ब्रेन है, ये जो डाइटरी फाइबर्स है उसमें तकरीबन 40% जो है वो ब्रेन होता है, और ये एज वर्क करते हैं, इसकी जो वर्क है वो एज अ डाइजेस्टिव एड। अच्छा नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सॉरी इट्स प्रोडक्ट्स, सो डी इज स्लिप्ड ओवर हियर। अच्छा इसकी ऑस्मोटिक एक्टिविटी हमने ऑलरेडी पढ़ाई की, वाटर को रिटेन करते हैं अपने पास। प्लांटिगो सीड्स, अच्छा प्लांटिगो सीड्स भी है, ये भी डाइटरी फाइबर का हिस्सा है, जो कि आप देखते हैं स्पिगोल जो है वो है प्लांटिगो सीड्स। अच्छा फर्मेंटेशन इन कोलोन। देखिए ये जो कंटेंट है, डाइटरी फाइबर है या ब्रेन है, इसकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो इस पर एक्शन करते हैं और इसको फर्मेंट कर देते हैं। जब इसको फर्मेंट कर देते हैं तो ये मैस में बढ़ जाते हैं, और इसी तरह यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये इस मैकेनिज्म के थ्रू स्टूल की फीकल कंटेंट की प्रोपल्जन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और उसकी इजी एलिमिनेशन करता है। अच्छा नेक्स्ट जो क्लास है वो है डोकोसेट्स। तो अभी हम पढ़ते हैं कि डोकोसेट्स क्या है। इट इंक्लूड्स डोकोसेट्स एंड लिक्विड पैराफिन। अच्छा ये असल में सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं। ये जो स्टूल सॉफ्टनर्स वाला क्लास था, ये अभी हमने स्टार्ट किया, जिसमें इंक्लूड है डोकोसेट्स एंड लिक्विड पैराफिन। सॉरी आप इस टाइटल को स्टूल सॉफ्टनर भी लिख सकते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड है डोकोसेट्स, लिक्विड पैराफिन। अच्छा इसकी जो है एज सच फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, मतलब इसका कोई इस तरह रिसेप्टर वगैरह होता नहीं कि ये इस पर अपना एक्शन करे या बाइंड हो जाए और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन करे, बल्कि ये इनर्ट होते हैं, मतलब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, एंड ओनली फिजिकल एक्शन, और फिजिकल एक्शन के थ्रू
ये अपना काम कर देते हैं। अच्छा, और इसका यही है जिस तरह हमने और बल्क फॉर्मिंग क्लास का पढ़ा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डोकोसेट्स की, सॉरी स्टूल सॉफ्टनर्स की, जिसमें से इंक्लूडेड है डोकोसेट्स, लिक्विड पैराफिन। और इसकी एज सच कोई फार्माकोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका जो एक्शन है, जो कंस्टिपेशन को रिलीव करता है, वो एक्शन इसका असल में है फिजिकल एक्शन। अच्छा, तो ये जो डोकोसेट्स है, डोकोसेट्स क्लास जो है, ये एनायोनिक इन नेचर होते हैं। और चूंकि ये एनायोनिक होते हैं, तो इसलिए जो ल्यूमेन में वाटर की एक्यूमुलेशन है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, एमल्सिफाई द कॉलोनिक कंटेंट। तो जो इसका जो एमल्सिफिकेशन एक्शन है कॉलोनिक कंटेंट पर डोकोसेट्स का, तो इसकी वजह से ये वाटर की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करता है, ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये स्टूल के अंदर डिफ्यूज हो, इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा हो स्टूल में, तो रिजल्टेंटली वो सॉफ्टन हो जाएंगे, विच विल रिलीव द कंस्टिपेशन। अच्छा, थर्ड जो है वो है डिटर्जेंट एक्शन ऑफ डोकोसेट्स। और इस तरह ये जो म्यूकोजल बैरियर है, इसको डिस्टर्ब कर लेता है, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स है जैसा कि लिक्विड पैराफिन, उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह जितनी भी ड्रग्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जिस ड्रग का साइड इफेक्ट नहीं हो, इट मीन्स कि वो ड्रग ही बिल्कुल है ही नहीं। तो इस तरह डोकोसेट्स की भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वो है क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, बिटर इंटेस्ट एंड नाउजिया। तो ये था डोकोसेट्स का क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विड पैराफिन। अच्छा, तो लिक्विड पैराफिन है, ये भी स्टूल सॉफ्टनर की क्लास से बिलोंग करता है। और ये वेस्कस लिक्विड होता है, जो कि एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का। क्योंकि पेट्रोलियम आपको पता है हाइड्रोकार्बन नेचर होते हैं, तो ये इसका एक मिक्सचर होता है। और ये जो है फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वगैरह होते नहीं कि उस पर ये बाइंड हो जाए और अपना एक्शन करे, बल्कि जो इसका एक्शन है वो फिजिकल है। अच्छा, रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो ल्यूमेन में होता है उसको अफेक्ट करता है ये। एंड लुब्रिकेशन फंक्शन, और इस तरह जो लुब्रिकेशन फंक्शन है इसका, इसकी वजह से जो फीकल कंटेंट का एलिमिनेशन है वो और भी इजी हो जाता है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर यूज़ की बात हम करें लिक्विड पैराफिन की, तो इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर 2 to 3 days, ताकि जब एक्शन आ जाए तो फिर इसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। अच्छा, इस तरह इसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स है, वो है अनप्लेजेंट टेस्ट। गैस को ज़्यादातर एज ए सपोजिटरी मटेरियल यूज़ किया जाता है। सो टेस्ट की तो बात ही नहीं, लेकिन चले इसका जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट होता है। अच्छा, इसको अगर इसको कोई बंदा swallow करता है, सो swallowing इज अ बिट मोर डेंजरस। तो इसकी वजह से जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रिकल कर जाते हैं लंग्स में। सो लिपिड नमूनिया भी काज हो सकता है इसलिए। सो इट्स बेटर टू यूज इट ओनली थ्रू सपोजिटरी या एज थ्रू रेक्टल रूट। अच्छा, ये जो है जो अगर लिक्विड पैराफिन यूज करता है कोई एज ए सपोजिटरी, तो ये जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा ड्रग था लिक्विड पैराफिन। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। अच्छा, इसके बाद आता है ऑस्मोटिक परगेटिव, स्टिमुलेंट परगेटिव्स। चले हम स्टिमुलेंट परगेटिव को पढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स की तरफ। तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स में इंक्लूडेड है सोडियम पिकोसल्फेट, बिसाकोडाइल, सेना एंड कास्केरा सैग्रेडा। और सेना कास्केरा सैग्रेडा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्लाइकोसाइड या एंथ्रेक्विनोन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक फार्माकोग्नोस्टिक प्रोडक्ट है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है एज परगेटिव। अच्छा, ये जो परगेटिव है ये पावरफुल लैक्सेटिव होते हैं, और ये हाई डोज में रिक्वायर्ड होते हैं। इसका जो एक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लैक्सेटिव्स। तो जो पावरफुल लैक्सेटिव है ये गट की मोटिलिटी को
इंक्रीज करता है। अच्छा, पावरफुल लैक्सेटिव एक्शन की वजह से ग्रिपिंग इफेक्ट भी आ सकता है। ग्रिपिंग इफेक्ट शायद आप लोग जानते होंगे कि एक सडन वेव अराइज होता है आपके इंटेस्टाइन में या आपके एब्डोमेन में, एंड दे टू सडन एब्डोमिनल पेन जिसको कहते हैं ग्रिपिंग इफेक्ट, तो पावरफुल लैक्सेटिव इफेक्ट की वजह से वो भी आ सकता है एज अ साइड इफेक्ट। अच्छा, इंक्रीज गट मोटिलिटी। तो गट मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? एक न्यूरॉन है माइंट्रिक प्लेक्सिस न्यूरॉन जिसे कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है गट मोटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए। तो ये स्टिमुलेंट पागेटिव्स जो हमने पढ़े अभी, सेना, केस्केरा, सोडियम पिकोसल्फेट एंड बेसाकोडाइल, तो ये उस माइंट्रिक प्लेक्सिस न्यूरॉन पर अपना एक्शन करते हैं और रिजल्टेंटली जो गट मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, इसका एक और काम कि ये वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेन करता है, एक्यूमुलेट करता है ल्यूमेन में। और कैसे करता है ये? दो एक्शंस के थ्रू ये करता है। पहला है एब्जॉर्प्टिव एक्शन, दूसरा है सिक्रेटिंग एक्शन। और ये कैसे करता है? जब ये स्टिमुलेंट पागेटिव्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर अपना एक्ट करते हैं तो उधर से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो इसके इफेक्ट्स है उसको फिर रेगुलेट करता है। अच्छा, इनहिबिट सोडियम एडिपेज चैनल। तो इसके साथ साथ ही जो दो तीन एक्शन है, फोर्थ जो एक्शन है इसका, ये जो सोडियम एडिपेज चैनल है उसको भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है? देखिए, जो विलाई आप लोग जानते हैं इंटेस्टिनल वॉल्स पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विलाई, उसके बिल्कुल बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होता है उसमें, और वहाँ पर ही सोडियम एडिपेज चैनल लोकेटेड होते हैं। तो ये जो स्टिमुलेंट पगेटिव्स है ये सोडियम इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम की और वाटर की ट्रांसपोर्ट को थ्रू इंटरस्टिशियम मेम्ब्रेन इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिटेन रहता है ल्यूमेन में, और जो वाटर की सिक्रीशन है उसको इन्हांस कर देते हैं, या जो इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन है उसको इन्हांस कर देते हैं। कैसे इन्हांस कर देते हैं? देखिए, जब भी ये एक्शन करता है ये स्टिमुलेंट पगेटिव्स, तो इनक्रिप्ट सेल्स है वहां पर होते हैं सी ए एम पी। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। तो ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब वो सी ए एम पी इंक्रीज हो जाता है आपके इंक्रिप्टेड सेल्स में, तो इसका फंक्शन यही है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट कर देता है। जब सी एम पी इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंक्रीज होते हैं, उसकी सिक्रीशन भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो सी एम पी रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन को। इसके बाद जो मेजर इसका ये भी है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हम आगे उसमें पढ़ेंगे भी, ऑस्मोटिक पारगेटिस में कि कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। तो ये थे कुछ स्टिमुलेंट पागेटिव्स के बारे में। और इसके साथ जो मेजर नोट है, जो मेजर कंट्राइंडिकेशन है, वो ये है कि जो हमने चार स्टिमुलेंट पागेटिव्स पढ़े, ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं होते बल्कि टोटली कंट्राइंडिकेटेड है। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स भी है स्टिमुलेंट पागेटिव्स के, वो है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके साथ साथ हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, और कोलोनिक एटोनी भी हो सकती है। कोलोनिक एटोनी एटोनी जो है टोन को कहते हैं, तो जो कोलोन का टोन है वो डिक्रीज हो सकता है। तो अगर आप एब्यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई स्टिमुलेंट पैकेटिव्स को, तो उसका जो एटोनी है या कोलोनिक जो रिदम है, कंट्रैक्शन रिदम है, वो डिक्रीज हो सकता है या वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये थी स्टिमुलेंट पैकेटिव्स। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक पागेटिव्स को। ये ऑस्मोटिक पागेटिव्स है क्या चीज़, ये काम कैसे करती है? अच्छा, इसमें इंक्लूडेड है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टोलोज एंड लेसिटोल। और ये जो चार ड्रग्स है, जो चार चीज़ें हैं ऑस्मोटिक पागेटिव्स में, ये कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है। बल्कि तीन चीज़ें, लैक्टोलोज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, और आप सब इसको जानते हैं। जिस तरह हमने परगेटिव के बारे में पढ़ा है कि परगेटिव क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है जो स्टूल को वाटरी बना देते हैं, और डिफॉर्म्ड शेप में होता है स्टूल। इस तरह वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, उसे रिटेन करते हैं, फिर उसको फीकल कंटेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके मास को बढ़ा देते हैं और उसकी एलिमिनेशन को ईज आउट कर लेते हैं। तो इस तरह ऑस्मोटिक परगेटिव का भी यही एक्शन है। तो जो नेचर है ऑस्मोटिक परगेटिव्स का,
वो यही है कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं, जब कोई पेशेंट इसको कंज्यूम करता है फॉर द पर्पस टू रिलीव कंस्टिपेशन, तो ये जो है इसकी एब्जॉर्प्शन हुई नहीं होती, बल्कि ये उस फीकल कंटेंट के साथ ही एलिमिनेट हो जाता है आपके कोलोन से थ्रू रेक्टल रूट। तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट है, नॉन डाइजेस्टेड है, और इस तरह जो इसका एक्शन है वो यही है कि ऑस्मोटिकली रिटेन वाटर एंड इंक्रीज पेरिस्टालसिस। तो जब इंक्रीज पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जब इंक्रीज कर देता है, तो इसकी प्रोपल्शन एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज कर देता है, तो जो स्टूल की एलिमिनेशन है वो इजी एंड फास्टर हो जाती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, अगर आप ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे ये काम करता है। ये आप देखें, नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर, या इसकी जो हमने बात की स्टिमुलेंट ऑस्मोटिक फगेटिव की, इसको जब आप यूज़ कर देते हैं इंटेस्टिनल एरिया में, इजी पास हो जाता है। यहाँ पर इसके पास ये देखें, ये जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका जो मैस है तो ये बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड स्टूल है, ये रेड कलर में, तो ये अपने आप से वाटर मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये आप देखिए ये मैस में बढ़ जाता है और ये सॉफ्टन हो जाते हैं, ये सॉफ्टन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि जो ऑस्मोटिक पगेटिव्स है, इसकी कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हुई है अंदर, बल्कि ये स्टूल के साथ ही एलिमिनेट हो जाते हैं आपके कोलोन से। अच्छा, जो ऑस्मोटिक पैकेटिव्स है इसके टू टाइप्स है, एक है नॉन एब्जॉर्बेबल साल्ट्स और दूसरा है नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर्स। तो नॉन एब्जॉर्बेबल साल्ट की हम जब बात करते हैं तो इसमें आता है सैलाइन पैकेटिव्स। सैलाइन पैकेटिव्स का एग्जांपल वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, नोट क्या है इसके साथ, नॉन एब्जॉर्बेबल साल्ट काज मोर वाटर रिसोर्स। अच्छा, ये भी है कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल साल्ट्स यूज़ करते हैं, ये जो सैलाइन पैकेटिव्स है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्टूल को ज़्यादा वाटरी बना देती है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एक्शन है। अच्छा, तो इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब भी कहीं पर बावल सर्जरी हो, तो बावल कंटेंट को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, या फूड पॉइजनिंग के केस में, ताकि जो इंजेक्शन हुए पॉइजन की वो एलिमिनेट हो बॉडी से। अच्छा, नेक्स्ट है नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर। तो चूंकि ऑस्मोटिक है, तो ऑस्मोटिक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वाटर को होल्ड रखती है, वाटर को रिटेन करती है आपके कोलोन में, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है कोलोन में। इसी तरह इसका भी यही है नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर का, इसकी ऑस्मोटिक एक्टिविटी है, और इसमें जो इंक्लूडेड है बहुत ही कॉमन, आप सब जानते हैं, वो आता है लैक्टोलोज। लैक्टोलोज जो है सिंथेटिक डाइसेकेराइड है, और इसकी जो एक्टिविटी है वो कोलोन पर ही है। कैसे कोलोन पर है, ये वाटर को होल्ड रखती है और स्टूल जो फीकल कंटेंट है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो फीकल कंटेंट में वाटर ज़्यादा होता है और वो सॉफ्टन हो जाती है, उसकी एलिमिनेशन ईज आउट हो जाती है। अच्छा, कोलोन पर जो इसका एक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आप लोग समझ ले, देख ले, सुन ले। देखिए, लिक्टोरोज जो है, जब भी आप इसको कंज्यूम करते थे, तो ये आपके कोलोन में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया इस पर अपना एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि सैकराइड्स है, तो शुगर मॉलिक्यूल्स है ये असल में। तो जो बैक्टीरिया है ये शुगर मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इस लैक्टोज पर अपना एक्शन करते हैं, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के रिजल्ट में दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो दो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स बने हैं, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये असल में बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये जब डिक्रीज कर देते हैं, तो इसी एक्शन के थ्रू ये अपना वो कर देते हैं, ऑस्मोटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ग्लिसरीन के बारे में कि ये रेक्टल सपोजिटरी रूट के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। तो अच्छा, इसको लोग कॉमनली मतलब सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ नहीं करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू, बल्कि इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन मटेरियल। और दूसरी बात ये कि लोग कॉमनली इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं, बल्कि इसको वैक्स या ऑयल के साथ
यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूल को लैब्रिकेट कर देती है। तो उसका जो है फिर एलिमिनेशन इजी हो जाता है। अच्छा, वाटर इनटेक विद परगेटिव नेसेसरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी आप परगेटिव यूज़ करते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव या स्टिमुलेंट परगेटिव, तो उसके साथ वाटर का इंटेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आते हैं कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ परगेटिव्स की, लेक्सेटिव या परगेटिव्स की। तो परगेटिव्स की इन पार्टिकुलर, तो ये उन पेशेंट में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो जो जिनका जो एब्डोमिनल पेन है वो अनडायग्नोस्ड हो, क्योंकि एब्डोमिनल पेन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। और अगर वॉमिटिंग के केस में तो ज़रूरी नहीं कि बंदे को कंस्टिपेशन ही हो, बल्कि कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए अनडायग्नोस्ड पेशेंट्स में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऑर्गेनिक कंस्टिपेशन में ये बिल्कुल ही कंट्रा इंडिकेटेड है। देखिए, दो टाइप्स के कंस्टिपेशन है। चले, बात आ गई तो मैं डिस्कस करता चलो। एक है प्राइमरी कंस्टिपेशन, एक है सेकेंडरी कंस्टिपेशन। तो जो प्राइमरी कंस्टिपेशन है वो मोस्टली कांस होता है लाइफस्टाइल की वजह से। अगर इम्बैलेंस लाइफस्टाइल है या मेल न्यूट्रिशन है या कहीं पर इम्प्रॉपर डाइट वगैरह है, तो इसकी वजह से प्राइमरी कंस्टिपेशन हो सकता है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंस्टिपेशन है इसको हम सेकेंडरी कंस्टिपेशन भी कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी कंस्टिपेशन है ये मोस्टली काज होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, जीआईटी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कि इरिटेबल बाउल डिजीज में, तो आईबीडी या आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इन दो केसेस में जो कंस्टिपेशन है वो है ऑर्गेनिक कंस्टिपेशन या सेकेंडरी कंस्टिपेशन। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी, या कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि कंस्टिपेशन का काज करते हैं। तो ये जो सर्टेन ड्रग्स है या जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया या क्रॉन जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, आईबीडी, आईबीएस वगैरह की वजह से कंस्टिपेशन है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंस्टिपेशन या सेकेंडरी कंस्टिपेशन। तो ड्रग्स कौन से हैं जो कि कंस्टिपेशन काज करते थे? एक तो ओपियाइड्स, आप कॉमनली देखते हैं बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें ओपियाइड्स कम्बिनेशन में आते हैं, या लोग यूज़ करते हैं ओपियाइड्स को फॉर एनी पर्पस। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है तो उससे भी कंस्टिपेशन हो सकता है, उसका मेजर साइड इफेक्ट है। अच्छा, कुछ सेडेटिव्स या हाइप्नोटिक्स ऐसे हैं, मोस्टली सेडेटिव्स ऐसे हैं कि उससे भी कंस्टिपेशन हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देते हैं सेडेटिव्स। तो उसकी वजह से जो जो टोन है, कोलोन टोन है, वो भी डिक्रीज होके कंस्टिपेशन को काज कर सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। आप बखूबी जानते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स क्या है, हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है ये। तो ये जो है एंटागोनाइज करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम को, कंस्टिपेशन रिजल्ट होता है उसका, सॉरी इज अ साइड इफेक्ट। तो एंटी पार्किंसन ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिन ऐसे ड्रग्स है जो कि कंस्टिपेशन को काज कर सकते हैं। अच्छा, एंटी हिस्टामिन की अगर हम बात करें वो कैसे काज करते हैं, इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन यूज ड्रग है एंटी हिस्टामिन्स, लोग यूज़ करते हैं स्पेशली इन दिस सीजन। तो इसका ये है कि ये असल में सिक्रीशंस को डिक्रीज करते हैं, एंटीहिस्टामिन बॉडी सिक्रीशंस को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से जो वाटर सिक्रीशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ जो वाटर एब्जॉर्प्शन है या इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और जो प्रपल्सिव एक्टिविटी है कोलोन की वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो एंटीहिस्टामिन का ये है कि इसका भी साइड इफेक्ट कंस्टिपेशन हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ आयरन, आयरन के बारे में बताओ कि लोग जो ऑरल इंटेक करते हैं आयरन की, तो एक तो ये है उसका साइड इफेक्ट कि वो स्टेनिंग ऑफ टीथ काज करता है, जो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ है वो काज कर सकता है। और इसके अलावा ये है कि आयरन की चूंकि एक्टिविटी है जीआईटी पर एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी, तो एस्ट्रिंजिंग एक्टिविटी से भी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है उसकी प्रिसिपिटेशन होती है, जो कि रिजल्टेंटली या एज साइड इफेक्ट कंस्टिपेशन को प्रोड्यूस कर देती है। तो ये तो कुछ कंस्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा लास्ट जो है वो है लैक्सेटिव एब्यूज़। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लैक्सेटिव की, तो उससे भी कंस्टिपेशन हो सकता है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि लैक्सेटिव को तो लोग यूज़ करते हैं कंस्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए, तो यहाँ पर कैसे कंस्टिपेशन कॉज कर सकता है ये? तो अगर कोई बंदा अब्यूज़ करता है लैक्सेटिव को, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट कंसल्टेशन विद फार्मासिस्ट या डॉक्टर, या इम्प्रॉपर यूज़ करता है उसका, इर्रेशनल यूज़ करता है, तो इसका ये कि जो कोलोन की का टोन है, जो टोन है मसल टोन एटोनी हो जाती है।
डिक्रीज हो जाता है, वो टोनचेस की वजह से डिलाइट एम्प्टिंग होती है, डिलाइट एवाक्वेशन होती है बावेल कंटेंट की, और वो रिजल्टेंटली कंस्टिपेशन को काज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंस्टिपेशन लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, तो आप लोग क्वेरी बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ yours. So thank you so much for such a being attentive audience. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. Thank you so much. See you inshallah next time. Allah Hafiz.